तो चलिए आज मिलकर स्क्रैच से एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल यूनिवर्स बनाते हैं। सुनने में यह शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो बुनियाद है जिस पर क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न कंप्यूटिंग जैसे बड़े बड़े आइडियाज खड़े हैं। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? कभी सोचा है कि वो कौन सी खुफिया भाषा है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर क्वांटम फिजिक्स के रहस्यों तक हर चीज को पावर देती है? इसका जवाब कोई मुश्किल कोड नहीं है, बल्कि एक हैरान कर देने वाला बेहद खूबसूरत मैथमेटिकल आइडिया है। और आज हम इसे ही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? शुरुआत करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, है ना? एक ऐसा कैनवस जहां हमारे सारे नियम और ऑब्जेक्ट्स मौजूद रह सकें। मैथ्स की दुनिया में इसी को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसे हमारे नए यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट समझिए। तो ये वेक्टर स्पेस आखिर है क्या? इसे ऐसे सोचिए कि ये वेक्टर्स का एक कलेक्शन है। और वेक्टर कुछ नहीं, बस एक तीर है जो किसी दिशा में इशारा कर रहा हो, जैसे किसी नक्शे पर होता है। कमाल की बात यह है कि हम इन तीरों के साथ दो खास चीजें कर सकते हैं। हम उन्हें जोड़ सकते हैं, जैसे दो सफर को मिलाना, और हम उन्हें नंबरों से गुणा करके, मतलब स्केल करके, लंबा या छोटा भी कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्स को चलाने के लिए दो सबसे जरूरी गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अगर आप कोई भी दो तीर जोड़ते हैं तो नतीजा हमेशा एक ऐसा तीर होगा जो हमारे यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा। और दूसरा, अगर आप किसी तीर को खींचकर लंबा या छोटा करते हैं तब भी आप बाहर नहीं निकलेंगे। इन दो नियमों को क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ये गारंटी देते हैं कि हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड है। मतलब आप कुछ भी करें, आप रहेंगे इसी यूनिवर्स के अंदर। जैसे हर यूनिवर्स के अपने फिजिक्स के नियम होते हैं, वैसे ही हमारे वेक्टर स्पेस के भी कुछ बुनियादी कानून हैं। ये 8 गुण हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक और एक लॉजिकल तरीके से काम करे। पहला नियम तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। इसे कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ये बस इतना कहता है कि आप चीज़ों को किस ऑर्डर में जोड़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू में वी जोड़ो या वी में यू जोड़ो, नतीजा हमेशा सेम ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिविटी है। मान लीजिए आप 3 वेक्टर्स जोड़ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें ग्रुप कैसे करते हैं। आप पहले दो को जोड़कर फिर तीसरा जोड़ सकते हैं, या आखिरी दो को जोड़कर फिर पहला। नतीजा हमेशा एक ही होगा। इससे हिसाब किताब करना बहुत आसान हो जाता है। हर यूनिवर्स का एक सेंटर, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हमारे स्पेस में वो है जीरो वेक्टर। ये हमारी आम गणित के जीरो जैसा ही है। अगर आप किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां थे, कोई बदलाव नहीं। ये हमारा सबसे बुनियादी रेफरेंस पॉइंट है। और जैसे फिजिक्स में हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यहां भी कुछ वैसा ही है। आप जिस भी दिशा में एक कदम उठाते हैं, ठीक उसी के उलट एक कदम मौजूद है जो आपके उस मूवमेंट को कैंसिल कर सकता है। हर वेक्टर का अपना एक एडिटिव इन्वर्स होता है, और जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं और आपको सीधा ओरिजिन यानी जीरो वेक्टर पर वापस ले आते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जरा सोचिए, आप एक वेक्टर की लंबाई को पहले दोगुना करते हैं और फिर जो नतीजा मिलता है उसे तिगुना करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप उस वेक्टर को सीधा 6 से गुणा कर दे, मतलब 2 गुणा 3। आप स्केलिंग के फैक्टर्स को किस ऑर्डर में लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नियम शायद बहुत सीधा सादा लगे, लेकिन यह बेहद जरूरी है। किसी भी वेक्टर को 1 से गुणा करने पर वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। 1 यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है। समझिए, ये कुछ मत करो वाला ऑपरेशन है, और इसे डिफाइन करना हमारे सिस्टम को लॉजिकल रखने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर जोड़ और गुणा हाथ मिलाते हैं। ये पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सोचिए, आप 2 वेक्टर्स को जोड़ते हैं। अब अगर आप इस मिले हुए नए वेक्टर को खींचकर लंबा करते हैं तो नतीजा ठीक वैसा ही होगा जैसे आपने दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स को अलग अलग खींचा होता और फिर उन्हें जोड़ा होता। मतलब स्केलिंग का फैक्टर दोनों वेक्टर्स में बढ़ जाता है। और आखिर में दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इसका ठीक उल्टा करती है। देखिए, ये 8 नियम मिलकर सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि हमारा यूनिवर्स भरोसेमंद और लॉजिकल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेक्टर्स को कैसे जोड़ते, ग्रुप करते या स्केल करते हैं, नियम हमेशा वही रहते हैं। तो अब हमने एक मजबूत नींव बना ली है। ठीक है, हमारा यूनिवर्स तैयार है और उसके नियम भी। पर अब सवाल यह है कि हम इस यूनिवर्स में किसी भी जगह का पता कैसे लगाएं?
इसके लिए हमें एक नक्शे की जरूरत होगी, है ना? और यहीं पे स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट आता है। ये कुछ बुनियादी वेक्टर्स का एक सेट है जिनका इस्तेमाल करके हम स्पेस के किसी भी दूसरे वेक्टर तक पहुंच सकते हैं, बस उन्हें जोड़कर और स्केल करके। समझिए कि ये किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए हमारा कच्चा माल है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे दिशा निर्देशों के सेट में कुछ जानकारी फालतू हो? जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं ओर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जहां हर तीर एक अनोखी और जरूरी दिशा दिखाता है। दाईं ओर एक डिपेंडेंट सेट है जहां एक तीर बाकी तीरों का कॉम्बिनेशन भर है। ये ऐसा है जैसे कंपास आपको उत्तर और पूर्व दिशा दे, और साथ में उत्तर पूर्व भी। उत्तर पूर्व दिशा काम की तो है, पर फालतू है, क्योंकि आप उत्तर और पूर्व को मिलाकर वहां पहले से ही पहुंच सकते हैं। इससे कंफ्यूजन होता है और एक ही जगह को बताने के कई तरीके बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा नक्शा क्या हो सकता है? उसे कहते हैं बेसिस। बेसिस दिशाओं का एक परफेक्ट सेट है। ये इतना बड़ा है कि आप कहीं भी पहुंच सकें, लेकिन इसमें कोई भी फालतू दिशा नहीं है। ये बिल्कुल किसी शहर का पता बताने जैसा है। 3 ब्लॉक ईस्ट और 2 ब्लॉक नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ यहां एक बेसिस बनाते हैं। आपको बस इनकी जरूरत है और हर लोकेशन का एक ही अनोखा पता होता है। और पता है, इस बेसिस में वेक्टर्स की संख्या को ही हम स्पेस का डायमेंशन कहते हैं। अब जब हमारे पास स्पेस और नक्शा दोनों हैं, तो चलिए इसमें थोड़ी हलचल डालते हैं। चीजें इस यूनिवर्स में बदलती कैसे हैं? यहीं पे लीनियर ऑपरेटर्स आते हैं। ये हमारे यूनिवर्स के एक्शन वर्ब या कह लीजिए बदलाव के इंजन हैं। एक लीनियर ऑपरेटर एक ट्रांसफॉर्मेशन मशीन की तरह है। आप इसमें एक वेक्टर डालते हैं और मशीन उसे बदलकर बाहर निकालती है। हो सकता है उसने उसे घुमा दिया हो, खींच दिया हो या उसकी परछाई बना दी हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव बहुत तमीजदार होते हैं। ये हमारे स्पेस के बुनियादी नियमों को नहीं तोड़ते। सीधी रेखाएं सीधी ही रहती हैं और ओरिजिन अपनी जगह से नहीं हिलता। यहां देखिए ये कैसे काम करता है। हम एक इनपुट वेक्टर से शुरू करते हैं, उस पर ऑपरेटर ए लगाते हैं और हमें एक नया आउटपुट वेक्टर मिल जाता है। एक सीधी सरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और हम इन ट्रांसफॉर्मेशन मशीनों को लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स के जरिए। और यहीं पर सबसे कमाल की बात है, ये जानने के लिए कि एक ऑपरेटर पूरे स्पेस में किसी भी वेक्टर के साथ क्या करता है, आपको बस ये जानना होगा कि वो आपके बेसिस वेक्टर्स के साथ क्या करता है। मैट्रिक्स का हर कॉलम बस आपके एक बेसिस वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का नया पता होता है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। बस कुछ नंबरों से आप पूरे यूनिवर्स में होने वाले एक बदलाव को बता सकते हैं। और अब बारी है हमारी यूनिवर्स बिल्डिंग के आखिरी टूल की। अब तक हमारे पास स्पेस, नक्शा और एक्शन है, लेकिन हम वेक्टर्स के बीच की दूरी या एंगल कैसे मापें? इसके लिए हमें इनर प्रोडक्ट की जरूरत है। इनर प्रोडक्ट एक जादुई ऑपरेशन जैसा है। आप 2 वेक्टर्स लेते हैं, उन्हें इस फंक्शन में डालते हैं और बाहर सिर्फ एक नंबर आता है, एक स्केलर। लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमें उन 2 वेक्टर्स के बीच के ज्यामितीय संबंध के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। ये एक तरह से इस बात का माप है कि एक वेक्टर की परछाई दूसरे पर कितनी लंबी पड़ती है। और ये हमें अपने सबसे शानदार और शक्तिशाली आइडियाज में से एक पर ले आता है। ये स्लाइड एक राज खोलती है। अगर 2 वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। कोई मुश्किल ज्योमेट्री नहीं, बस एक सिंपल सा गुणा जो 0 दे। यही एक आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स और डेटा साइंस जैसे फील्ड्स की आधारशिला है। ये दिखाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स जो हमने बनाया है, वो सिर्फ एक खेल नहीं है। ये असल में वास्तविकता को उसके सबसे मौलिक स्तर पर समझने की सटीक भाषा है, जो हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस मैथमेटिकल भाषा से यूनिवर्स के और कौन-कौन से राज खोले जा सकते हैं?